ए, कहाँ तक हो गया था? देखो टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर हमें फोर्स का टर्निंग इफेक्ट चाहिए, अगर हमें फोर्स का टर्निंग इफेक्ट चाहिए, क्या कहा मैंने? मतलब बॉडी में रोटेशनल मोशन चाहिए। एरो दिया, टर्निंग इफेक्ट के लिए आपको रोटेशनल मोशन कराना होगा। कोई चीज टर्न तब करेगी जब उसमें रोटेशनल मोशन होगा, और अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है तो एक फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। इट हैज फिक्स्ड सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में फर्क बताया था। सर्कुलर मोशन का प्लूरल फॉर्म रोटेशनल मोशन होता है। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है एंड बहुत सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं बॉडी में रोटेशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जब सर्कुलर मोशन करेंगे तो रोटेशनल मोशन कहलाता है। एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन ही। सुनो, इट हैज फिक्स, इट हैज फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड टर्निंग इफेक्ट देखने के लिए, टर्निंग इफेक्ट देखने के लिए वी रिक्वायर टू फोर्सेस। A single force always cause linear motion and couple of force टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। आप फोर्स दे रहे हैं, बॉडी में लीनियर मोशन नहीं, बॉडी में स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं, आपको बॉडी में टर्निंग चाहिए। बॉडी में टर्निंग इफेक्ट आ रहा है। बॉडी में टर्निंग इफेक्ट तभी आ सकता है जब बॉडी में लीनियर नहीं बल्कि रोटेशनल मोशन। और अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है तो उसका एक फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। याद है एक डायग्राम बनाया था, एक बॉल, उसमें सर्कुलर मोशन हो रहा है, उसमें सर्कुलर मोशन हो रहा है और इसका एक फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। इसका एक फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, तभी ये सारे सर्कुलर मोशन होंगे। तो एक फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए। अब फिर मैंने क्या लिखा है, और अगर आप टर्निंग इफेक्ट देखते हैं या आपको टर्निंग इफेक्ट चाहिए मतलब रोटेशनल मोशन चाहिए, तो हमेशा आपको दो फोर्सेस लगाने होंगे। देयर आर वी रिक्वायर टू फोर्सेस। अ सिंगल फोर्स ऑलवेज कॉज लिनियर मोशन। मैंने यहाँ ऑलवेज लिखा। अगर आप एक ही फोर्स लगाते हैं तो आपको हमेशा लीनियर मोशन मिलेगा। अच्छा, वी रिक्वायर टू फोर्सेस। ये जो दो फोर्स है इसको मैं बोल रहा हूँ कपल ऑफ फोर्सेस। एक क्वेश्चन ऐसा आया था एमसीक्यू में। अच्छा, सिर्फ कपल लिखा रहेगा। अ कपल प्रोड्यूसेस, ऑप्शन ए लीनियर मोशन, ऑप्शन बी ओनली लीनियर मोशन, ऑप्शन सी लीनियर प्लस रोटेशनल, एंड ऑप्शन डी ओनली रोटेशनल मोशन। ओनली रोटेशनल मोशन, अ कपल प्रोड्यूसेस। अच्छा, अब ये जो कपल ऑफ फोर्सेस है, देखो, तो हम टॉर्क, टॉर्क का कंडीशन लिख रहे हैं। टॉर्क बोले तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। हीरो, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, नहीं, और मत बात कर, मत बात, और मोमेंट ऑफ फोर्स। इसका कंडीशन क्या है? यहां मैंने लिख दिया वी रिक्वायर टू फोर्सेस, देयर मस्ट बी टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी। ये लिखाया था क्या लास्ट क्लास में? अच्छा, बोला था, लिखो। वी रिक्वायर, वी रिक्वायर टू फोर्सेस
देखो ना, वी रिक्वायर टू फोर्सेस, वी नीड टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। अंशु, रिजिड बॉडी क्यों लिखा है? अगर ये नॉन रिजिड बॉडी होगा तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, और रिजिड बॉडी होगा तो उसमें मोशन होगा। वी रिक्वायर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी, दोस टू फोर्सेस, अच्छा, एंड देयर शुड बी a perpendicular and there should be a perpendicular distance between the two forces acting on the body। देख इधर, रुकना यार, वो लास्ट में लिखेंगे हम, इसको पहले बहुत कुछ करेंगे। अब ये मान लीजिए एक बॉडी है, अच्छा, इस पे कितने फोर्स लगने चाहिए? दो। अब एक कंडीशन है, टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट। We require two forces acting on the rigid body. There should be a perpendicular distance between the two forces acting on the rigid body, and the two forces must be equal and opposite। यहाँ एक फोर्स लगाया मैं, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड F, और यहाँ एक फोर्स लगाया, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी मैंने रखा F। दोनों इक्वल है, ऑपोजिट है। अच्छा, और इन दोनों के बीच में ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R, पर इसमें, हाँ, अब मैं ये जो कंडीशन मैंने लिखी है ये फुलफिल हो गई। देयर आर टू फोर्स एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी एंड देयर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी। तो इसमें क्या मिलेगा मुझे? टर्निंग इफेक्ट। अच्छा, टर्निंग इफेक्ट मतलब रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन मतलब देयर हैज टू बी अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ, पर इसका फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होगा? ये जो जितनी बॉडी होगी ना हमारे, आप क्लास 10 के चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्ट देखोगे, ये सारे यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होंगे। मतलब यहाँ मास का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। और अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे ऑब्जेक्ट में यूनिफॉर्म होता है तो उसका एक सेंटर ऑफ मास होता है, और वो सेंटर ऑफ मास होता है बीचों बीच। इसका फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होगा वो देखो। अच्छा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं ना, इस फोर्स का डायरेक्शन, इस फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, और ये फोर्स मैंने क्या कहा है? इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ नेट, इस ऑब्जेक्ट में एफ नेट क्या है? जीरो। अच्छा, एफ नेट, एफ मतलब एम इंटू ए, जीरो। और मास जीरो हो सकता है क्या? मास जीरो नहीं है इसका, तो क्या जीरो है? एक्सलेशन। अच्छा, एक्सलेशन इसका जीरो है। ये एक्सलेशन जो जीरो है, ये जो एक्सलेशन जीरो है, एक बात बता, ये जो एफ इक्वल टू एम है, ये हमने किसके लिए लिखा था? लीनियर मोशन के लिए। ये जो एफ एम लिखा था हमने, ये हमने लीनियर मोशन के लिए लिखा था ना। अच्छा, अब लीनियर मोशन में एक्सलेशन जीरो आ गया, मतलब लीनियर मोशन जीरो है। एफ नेट जीरो किया ना मैंने। एफ नेट जीरो कब होगा? अगर एक फोर्स होता तो कभी एफ नेट जीरो होता? दो फोर्स लिया मैंने, इसलिए एफ नेट जीरो हुआ है। ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ये दोनों इक्वल है और ऑपोजिट है, तो कैंसिल कर एक दूसरे को, नेट फोर्स जीरो हो गया। और ये फोर्स हमने क्या लिखा था? एफ इक्वल टू एम ए। और अगर आपको याद हो 9 में हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, तो एम ए जीरो हो गया, ए जीरो हो गया। अच्छा, ए जीरो हो गया मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो और मूव नहीं करेगा। और मैंने लीनियर मोशन का डेफिनेशन क्या लिखा है? व्हेन सेंटर ऑफ मास मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। जब सेंटर ऑफ मास एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाए तो उसको हमने क्या कहा था? लीनियर मोशन। अच्छा, अब मैंने क्या लगाया इसमें? कपल ऑफ फोर्स, और कपल ऑफ फोर्स लगाने से लीनियर मोशन जीरो हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ क्या होगा? रोटेशनल मोशन। अच्छा, आपने कोई फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया क्या? इसमें कोई फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन था क्या? नहीं। अब अपने आप हो गया ना, इसका फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया? इसका सेंटर ऑफ मास। मतलब अगर मैं दो फोर्स लगाता हूँ तो ये कहाँ से मूव करेगा? इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये इसके अलॉन्ग मूव करने लग जाएगा। ये मूव कर रहा है ना इधर,
सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग, ऐसे देख लो। ये एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा? तो यहाँ फोर्स लगा रहे इस डायरेक्शन में, तो ये तो फोर्स के और भी कंडीशन होते हैं जो तू बोल रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन टॉपलिंग, ये सब अलग अलग कंडीशन है, 11 में फिर पड़ेगा। हम फोर्स का एक एक पर्टिकुलर इफेक्ट देख, फोर्स तोड़ने के लिए भी यूज करते हैं, बात सही है तेरी, अभी हम तोड़ नहीं रहे किसी चीज को। मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा अब मैं अगर ये ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ये फिक्स एक्सिस के अराउंड, इसके अराउंड घूम रहे हैं ना, सेंटर ऑफ मास के अराउंड, तो ये हो गया इसका फिक्स एक्स ऑफ रोटेशन। अच्छा ये है कंडीशन ऑफ टॉर्क। लिखिए, अब आप लिखिए टॉर्क कैलकुलेशन। अच्छा टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, ये सब इक्वल है। अब हेडिंग देना टॉर्क कैलकुलेशन। अरे यार लिख पहले। क्या, दोबारा बोल। और कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क डिफरेंट केसेस, या डिफरेंट मेथड्स। एक सिंपल सा केस लेते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये उसका फिक्स एक्स ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा अब ये डिस्टेंस आर और ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर किससे, इस फिक्स एक्स ऑफ रोटेशन से, समझी? टॉर्क निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, अभी हमने कंडीशन पढ़ा ना, टॉर्क निकालने का कंडीशन क्या था, देयर मस्ट बी टू फोर्सेस एंड देयर शुड बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस वही यही बात तो याद करके आगे, अभी इस पे मत जा। अच्छा अगर मैं इसमें टॉर्क निकाल रहा हूँ, तो ये फोर्स इस फिक्स एक्सिस से, इस फिक्स पॉइंट से एक दूरी पर है, तो इसमें एक टॉर्क लग रहा है टाउ 1, उसको मैं लिख रहा हूँ एफ आर क्रॉस एफ। पहले आर लिखते हैं फिर एफ लिखते हैं, एफ क्रॉस आर लिखने से मीनिंग अलग हो जाता है, पहले आर फिर क्रॉस एफ। अच्छा ये है टॉर्क 1, और इसके वजह से देख इधर, अगर ये फिक्स्ड, ये पॉइंट फिक्स्ड है, और तो इसमें एक फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है अंशु, ये कहीं फिक्स नहीं है, तो इसमें एक फोर्स लगाया, तो ये सीधा मूव करके यहाँ आ जाएगा। अब तो इसमें एक फोर्स लगा रहा है, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है, तो अगर फोर्स लगा रहा है और ये ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है, तो ये बेशक ऐसा तो नहीं जाएगा। अब ये क्या करेगा, अब ये रोटेट कर जाएगा ना। अच्छा ये क्यों रोटेट किया, हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या था, देयर मस्ट बी टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी, देयर मस्ट बी टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी। पर यहाँ तो मैंने एक ही फोर्स लगाया, पर एक फोर्स लगाने की वजह से ये लीनियर मोशन करना चाहिए था, पर ये मूव कैसे किया, रोटेट कैसे किया? तो ऐसा नहीं कि हमारी थ्योरी गलत है। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट फिक्स्ड रहता है, तो मैं यहाँ फोर्स लगाया, अच्छा ये फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है, इस पूरे ऑब्जेक्ट में लग रहा है, और जैसे ही इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा था, और इस पॉइंट पे एक फोर्स लगने की वजह से यहाँ एक रिएक्शन फोर्स भी हो जाएगा। यहाँ कोई रिएक्शन देने के लिए नहीं है, यहाँ कोई रिएक्शन देने के लिए नहीं है, यहाँ कोई रिएक्शन देने के लिए नहीं है, ये जो फिक्स पॉइंट है यहाँ एक रिएक्शन देने के लिए फोर्स होगा। अच्छा तुमने ये वाला फोर्स लगाया, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन फोर्स क्या होगा, ऊपर की तरफ, ये अप्लाइड फोर्स इन दिस डायरेक्शन, यानी यहाँ ऑटोमेटिकली क्या बन गया, रिएक्शन फोर्स। अच्छा और हमारे टॉर्क होने का कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एंड देयर
and that is multiplied with the perpendicular distance between the two forces acting on the rigid object. अच्छा, अब ये क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ऑटोमेटिकली क्या हो गया, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इनका डिस्टेंस, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही बार बार ये बोल रहे हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, ये दरअसल क्या है, ये एक फोर्स, ये एक फोर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट, एंड ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। अब यही टॉर्क का कंडीशन लिखा था ना, ये लिखा था। अच्छा, ये बात समझ आई। तो अभी अगर एक पॉइंट फिक्स्ड है तो क्या बोलूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहले इधर आइए, तो अगर ये ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है तो यहाँ एक टॉर्क लग रहा है, और ये टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये डिस्टेंस कितना है, आर। तो टाउ वन हो गया आर क्रॉस एफ। अच्छा, ये बताइए, इस फोर्स के लगने की वजह से ये ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी से एरो दे रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, आर क्रॉस एफ, और इसका जो मूवमेंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस वाले के लिए इसको मैं, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। अच्छा, अब देखो, ये अगर ऑरिजिन है, ये वाला ऑरिजिन, अब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये कौन सा एक्सिस की तरफ अप्रोच कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ, और अगर ये क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, नेगेटिव। हाँ, अरे यार, यहाँ ये हो गया ना, ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ से स्टार्ट किया इनिशियल से, ये इधर की तरफ जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज अगर जाएगा तो इसको अप्रोच करेगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये समझने के लिए। अच्छा, सो एंटी क्लॉकवाइज मोशन, एंटी क्लॉकवाइज मोशन अगर हो रहा है तो इसको पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज मोशन अगर हो रहा है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। हाँ, तो ये इसका साइन में क्या दे रहा हूँ, पॉजिटिव। अच्छा, इसके वजह से भी टॉर्क हो रहा है, ये फिक्स है ना, इसके वजह से टॉर्क हुआ था, इसके वजह से भी टॉर्क हो रहा है, तो टाउ टू को मैं क्या लिखूंगा, प्लस आर इंटू एफ। अच्छा, नेट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं कि ऐड हो जाएंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की चेष्टा कर रहे हैं और ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की चेष्टा कर रहा है, ऐड हो जाएंगे दोनों। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो टाउ टोटल ये क्या हो जाएगा, टू आर, मैं क्या लिखूंगा, आर क्रॉस एफ प्लस आर क्रॉस एफ, तो ये क्या हो जाएगा, एफ को कॉमन ले लो, टू आर क्रॉस एफ, ये हो गया टू आर क्रॉस एफ। अच्छा, ये जो टू आर मैंने लिखा है, ये टू आर बेसिकली क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी। तो टाउ निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर वही बात, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी। ये बात समझे क्या, हाँ सर, पर ये इधर वाला जो फोर्स है ये तो नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है। इतना क्यूट है तू। ये जो है, ये जो मोशन है, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, और ये जो मोशन है, ये मोशन भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, ऐड हो रहे हैं। ये जिस मोशन को कराना चाहता है, ये भी उसी मोशन के कराने के इंटेंशन से आया है, तो ये बॉडी ऐसे घूम जाएगी। अच्छा, अगर मैं इसको ऊपर लगा देता तो ये मोशन क्या कराता है इसको, एंटी क्लॉकवाइज, और ये मोशन क्या कराता है इसको, क्लॉकवाइज। उस केस में ये दोनों एक दूसरे को क्या कर, कैंसिल कर देते। समझा, चलिए लिखिए इसको। ये था मेथड, ये था केस वन, ऐसे अलग अलग केस पड़ेंगे।
संबंध बैठ रहा है। केस 2, आइए मान लीजिएगा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में आप दो फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और दूसरा फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो इसमें टॉर्क कितना होगा? दो फोर्स लग रहे हैं। अच्छा, और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। हमेशा ऑब्जेक्ट, हमेशा बॉडी ऐसा सुंदर सा नहीं दिखी, आपको ऐसे क्वेश्चन भी आते, तो इसमें टॉर्क कितना होगा? अच्छा एक बात देखो, यहाँ कितने फोर्स लग रहे थे? दोनों फोर्स क्या थे? इक्वल एंड ऑपोजिट। पर यहाँ कितने फोर्स आ गए? यहाँ दो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट, पर यहाँ कितना फोर्स आ गया? एक ही फोर्स आ गया। अच्छा, एक ही फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ये मुझे क्या दे? टॉर्क। तो मैं आपको याद रखने के लिए एक बात और कह रहा हूँ, यहाँ दो फोर्स होंगे लेकिन हमें कितना चाहिए? एक ही फोर्स। तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ? आइदर फोर्सेस। आइदर फोर्सेस मतलब ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही होगी। इसे क्या लिखा है? अरे क्या लिखा है? आइदर फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू, बिटवीन द टू फोर्सेस। ये बात समझे क्या भाई हीरो? समझे? इस ऑब्जेक्ट में दो फोर्स लगे थे, मैंने नेट टॉर्क निकाला, टॉर्क टोटल, और ये क्या आ गया? 2r×f। अच्छा, ये सब कुछ मैंने लिखा, और क्योंकि यहाँ दो फोर्स की जगह एक ही फोर्स आ रहा है, तो मैं टॉर्क को ऐसे भी लिख सकता हूँ, आइदर फोर्सेस। व्हेन आई एम राइटिंग आइदर फोर्सेस, मतलब देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो अगर मैं यहाँ टॉर्क निकालूं, अगर मैं यहाँ टॉर्क निकाल रहा हूँ, तो ये टॉर्क कितना होगा? नहीं, आपको मैंने कहा ना, पहले आप डिस्टेंस लिखेंगे फिर क्रॉस, इसका कारण है। तो ये कितना होगा? d×, ये हो जाएगा d×f। आप समझा रहा हूँ, आ रहा हूँ, ये बात समझे? अच्छा, थर्ड केस, हीरो इधर देखिए। अब मान लें एक ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट था ये ऐसा है, और मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ। चलिए आप ध्यान से देखिए, ये ऑब्जेक्ट ऐसा है और मैं यहाँ एक फोर्स लगाया ऐसे, और ये एक फोर्स लगाया ऐसे, ये फोर्स क्या हो गया? इक्वल एंड ऑपोजिट। अच्छा, अब मुझे इसमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसमें? बिटवीन द टू फोर्सेस। ये वाला डिस्टेंस है मान लो r। अब मैं अगर कह रहा हूँ r इन दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये बात इनकरेक्ट हो जाएगी। दिस r इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी। पर हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिजिड ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये भी है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, और ये एक डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना। अच्छा, इसको मैं मान लेता हूँ ए, ये है बी, और ये है सी। और अगर मुझे इसमें टॉर्क निकालना है, तो ये टॉर्क निकालने का ये फॉर्मूला। अच्छा, ये क्या होगा? आपकी बार क्या लिखूंगा? अब मैं इसमें टॉर्क निकालूंगा, तो वो क्या होगा? आइदर फोर्सेस, मतलब दोनों में से कोई एक फोर्स, और क्रॉस क्या होगा? ए बी, बी सी, या ए सी? ए सी। अब मुझे ए सी निकालना है, अब मुझे ए सी निकालना है। अच्छा एक बात बोलो, ये जो आर है इसको मैं एक्सटेंड कर दिया, इसको मैं एक्सटेंड कर दिया, तो ये एंगल कितना है? ये आर है और ये एफ है, इसके बीच में एंगल कितना है? ये थीटा। और अगर ये थीटा है तो ये एंगल क्या है? थीटा। ये क्या है? 90 डिग्री। अच्छा, इसको छोड़ना। अच्छा बोलिए कितना होगा? ये क्या है? बेस। ये क्या है? बेस। और ये क्या है? परपेंडिकुलर। अगर ये आर है, अगर ये आर है, अच्छा तो ये क्या होगा? r×थीटा। और ये क्या होगा? r sin थीटा। नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? अच्छा,
ये नहीं समझी ना? पक्का? सच सच बोल। अच्छा, तो मैं इसी की जगह क्या लिख सकता हूँ? आर, आर साइन थीटा इंटू एफ क्रॉस। इसको क्या लिख सकता हूँ? एफ आर, एफ आर साइन थीटा। अच्छा, अब मन में एक सवाल आया मेरे, ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन आया कि इस वाले केस में शायद साइन थीटा आता है, हो सकता है किसी केस में कॉस थीटा भी आए, फिर एक केस है जहां कोई थीटा ही नहीं, तो मतलब बहुत सारे फॉर्मूले। तो ऐसा नहीं है, ये सारे फॉर्मूले एक ही है, ये जनरल फॉर्मूला है। और हमेशा जब आप टॉर्क निकालेंगे तो ये हमेशा साइन थीटा ही आएगा। अच्छा, इस वाले केस में देख, इस वाले केस यहाँ आर और एफ के बीच में एक एंगल था, वो एंगल कितना था? थीटा। यहाँ आर और एफ के बीच में, ये डी और एफ, इसके बीच में एक एंगल, ये एंगल कितना है? 90। तो मान लो यहाँ भी एक साइन थीटा है, तो वो कितना हो जाएगा? साइन 90। और साइन 90 का वैल्यू क्या है? 1। तो हर जगह फॉर्मूला वही है, एफ आर साइन थीटा। ये बात समझा क्या? अच्छा, ये था केस 1, ये था केस 2, केस 2, ये है केस 3। और दो केस बता रहा हूँ, और फिर देखना जो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा वही आएगा, आइदर फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। और जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स केस देखते हैं, देखो इसको। इधर आइए, इधर आइए। अच्छा, अब मान लिया, इधर आइए। ओए इधर। अच्छा, अब मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जो फिक्स्ड है, और यहाँ आप फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, ये एक पॉइंट है, यहाँ मैं फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पर यह फोर्स है। फराज, ये जो फोर्स है, ये डिस्टेंस है आर, ये फोर्स और आर एक एंगल में है, ये एक एंगल में थीटा। अच्छा, अब मुझे बताइए, इस फोर्स को अगर आपको टाउ निकालना है तो आपको क्या चाहिए? फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? ये आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शाबाश। अच्छा, अगर मैं ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनाता हूं, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, अब आप क्या करेंगे? हम फोर्स को रिजॉल्व कर, ये जो फोर्स है इसको ब्रेक कर, और इसको ब्रेक करके मैं दो पार्ट में लिखूंगा। एक मैं लिखूंगा एफ कॉस थीटा, और एक मैं लिखूंगा एफ साइन थीटा। अब ये कैसे होगा वो देखो। अच्छा, ये जो एफ है, इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट होगा ये, एक पार्ट है ये, और एक पार्ट है ये। अनिमेश, अच्छा, ये जो फोर्स है इसके दो हिस्से लिखे मैंने। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है, ये आर के साथ परपेंडिकुलर है ना। इस फोर्स का एक परपेंडिकुलर पार्ट है, इस फोर्स का, इस फोर्स का एक परपेंडिकुलर वाला पार्ट है, जिसको मैं लिख रहा हूं एफ परपेंडिकुलर। और इस फोर्स का एक पैरेलल पार्ट है, किसके साथ पैरेलल? आर के साथ। ये फोर्स इस आर के साथ परपेंडिकुलर है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, और ये फोर्स इस आर के साथ पैरेलल है। अब मुझे बताइए, कौन सा फोर्स, परपेंडिकुलर या पैरेलल, इसमें टॉर्क कराएगा? ऑब्वियसली परपेंडिकुलर, है ना। अच्छा, और ये एफ परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा? चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैं इस एफ परपेंडिकुलर का एक रिफ्लेक्शन यहां लेके आता हूं, ये एफ परपेंडिकुलर का रिफ्लेक्शन है। अच्छा, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा? परपेंडिकुलर कितना होगा? एफ साइन थीटा। नहीं समझी? समझ आया? ये वाला देख, ये था अंशु एफ, ये क्या है अंशु? आर। अच्छा, ये क्या है अंशु? एफ परपेंडिकुलर। ये क्या है? एफ
और ये क्या है अंशु? एफ पैरेलल। अच्छा, ये जो एफ परपेंडिकुलर है, इसका एक रिफ्लेक्शन में यहां लेके आ रहा हूं, ये एफ है, इसका एक रिफ्लेक्शन में यहां लेके आ रहा हूं, यहां पर। ये क्या है? एफ परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? एफ पैरेलल। अच्छा, और ये जो एफ और ये जो आर है, इसके बीच में एंगल कितना है? थीटा। अच्छा, साइन थीटा क्या लिखूंगा मैं? परपेंडिकुलर बाय, बट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा, ये परपेंडिकुलर है ना? अच्छा, और ये हाइपोटेन्यूज क्या है? एफ। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। समझे? और कॉस थीटा क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो जाएगा? एफ एफ कॉस थीटा। तो ये जो एफ परपेंडिकुलर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ कॉस थीटा। सॉरी, ये जो एफ पैरेलल है, इसको मैं लिख रहा हूँ एफ कॉस थीटा। और ये जो परपेंडिकुलर है, इसको हमेशा क्या लिखूंगा? एफ साइन थीटा। चलेगा? अच्छा, कौन सा फोर्स? एफ एफ साइन थीटा या एफ कॉस थीटा टॉर्क कर रहा है? एफ साइन थीटा। अच्छा, ये है एफ साइन थीटा। और टॉर्क करने के लिए कितने फोर्स चाहिए? दो फोर्स। एक फोर्स क्या कंसीडर कर रहा हूं मैं? एफ साइन थीटा। और दूसरा फोर्स क्या है? गलत जवाब, महागलत जवाब। अब ये पॉइंट क्या है? फिक्स्ड। अगर ये फिक्स पॉइंट है, तो व्हाट इज अदर फोर्स? रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स, है ना? याद है वो पहला केस जब मैंने ऐसा डायग्राम बनाया था? ये रिएक्शन और ये फोर्स। आई, ये समझे क्या? अच्छा, आप बोलो, इसमें अगर मुझे टॉर्क निकालना है, तो वो टॉर्क कितना होगा? वो टॉर्क कितना होगा? कौन सा फोर्स टॉर्क कर रहा है? एफ साइन थीटा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड फिक्स एक्स ऑफ रोटेशन, ये क्या है? आर। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? आर एफ साइन थीटा। अच्छा, यहाँ भी क्या है? एफ आर साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, ये आ रहा है ना? ये बात समझे? अच्छा, आप कुछ भी कीजिए, फॉर्मूला हमेशा क्या आएगा? एफ इंटू आर इंटू साइन साइन थीटा। अच्छा, एक और केस देखते हैं, ये केस 4 है। ये केस 4, एक और केस देखते हैं, केस 5। ले हाँ, देखिए। देखो, अब किसी स्टूडेंट ने केस 5, अब किसी स्टूडेंट ने ये वाला अप्रोच अपनाया, ये आर, ये एफ। अच्छा, इस एफ को आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये एक परपेंडिकुलर और ये एक पैरेलल, और ये था एफ। तो कौन सा वाला यूज हुआ था? एफ नहीं, एफ साइन थीटा यूज किया था आपने। मतलब आर और एफ में अगर कोई एंगल है, आर और एफ में अगर कोई एंगल है, तो आप हमेशा कौन सा वैल्यू यूज करेंगे? थीटा का, साइन थीटा। इसका एक और प्रूफ दे रहा हूं। अच्छा, मान लीजिए अब की बार ये एफ है, इसको मैंने खींचा, और ये जो आर है, इसको मैं तोड़ रहा हूं। अच्छा, ये आर होगा और ये एक आर होगा। देख इधर। अच्छा, इसको मैं क्या बोलूंगा? आर। इसको मैं क्या बोलूंगा? आर परपेंडिकुलर टू एफ। और ये क्या होगा? आर पैरेलल टू, ये आर पैरेलल टू एफ। और ये क्या? आर परपेंडिकुलर टू एफ। और आपको हमेशा क्या चाहिए? ये क्या होगा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सॉरी, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो आर परपेंडिकुलर है, ये इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना? ये बात समझे क्या? यहाँ मैंने फोर्स को डिवाइड किया था
मैंने यहाँ फोर्स को जैसा था वैसे रहने दिया, यहाँ मैं आर को तोड़ रहा हूँ। आर को तोड़ना इजी लग रहा है तुझे, आर को तोड़ा करना हमेशा। नहीं है, दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, चलिए इधर आइए। ओए सुन, अगर ये फोर्स ऐसे लग रहा है अंशु, तो यहाँ एक और फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कैसा है? रिएक्शन ना। अच्छा, तुझे एफ और रिएक्शन फोर्स के बीच में कौन सा डिस्टेंस चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब की बार मैं इस आर को तोड़ दूं। अच्छा, ये इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। अच्छा, इसको मैंने ऐसे तोड़ा और इसको मैंने ऐसे भी तोड़ा, ठीक। अच्छा अब बोल, ये एंगल कितना है? चलिए ये देख ले, ये एंगल कितना है? थीटा। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा है। अच्छा ये क्या है? सॉरी, रुकना। अच्छा, इसको मैं क्या बोलूंगा? ये थीटा है तो ये थीटा है। अच्छा ये थीटा है तो ये थीटा होगा तो ये ऑल्टरनेट एंगल थीटा होगा। अच्छा ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। बोलो समझे? ये थीटा है तो ये थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये थीटा होगा, और ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अच्छा, जब आप सॉल्व करेंगे आपने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी है, पढ़े हो? अब बता, इस आर को इस आर को मैं क्या लिखूंगा? आर परपेंडिकुलर। इसको क्या लिखूंगा? आर परपेंडिकुलर। और इसको क्या लिखूंगा? इसको क्या लिखूंगा? आर पैरेलल। मुझे बताइए, ये आर पैरेलल या ये आर परपेंडिकुलर, कौन सा टॉर्क करेगा? आर परपेंडिकुलर। तो मैं क्या लिखूंगा? एफ इंटू आर परपेंडिकुलर टॉर्क। ये हो जाएगा एफ इंटू ये आर परपेंडिकुलर। और आर परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा इन टर्म्स ऑफ आर? ये थीटा, ये परपेंडिकुलर है, देख इधर, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को हम हमेशा कैसे लिखते हैं? साइन थीटा के फॉर्म में। और पैरेलल इसको कैसे लिखते हैं? इसको कॉस थीटा के फॉर्म में। अच्छा, कौन सा यूज हो रहा है? आर पैरेलल या आर परपेंडिकुलर? ये क्या है? आर, ये आर पैरेलल है ना, और ये क्या? आर परपेंडिकुलर। तो आर परपेंडिकुलर क्या लिखूं? आर साइन थीटा। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली क्या आ गया? एफ आर साइन थीटा। अच्छा, इस केस में भी ये क्या आ गया? एफ आर साइन थीटा। इसमें भी क्या आया? एफ आर साइन थीटा। इसमें भी क्या है? एफ आर साइन थीटा। और ये क्या है? सिर्फ एफ इंटू आर नहीं, ये एफ आर साइन थीटा है। बस यहाँ साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 1। समझे? तो जब भी आप टॉर्क निकालेंगे तो हमेशा एफ आर साइन थीटा होगा, और अगर फोर्स परपेंडिकुलर निकला है तो वो एफ इंटू आर होगा। ये सारे केसेस थे। अब हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लिखिए। तो आप बताइए टॉर्क का डेफिनेशन। अरे यार, मीनिंग नहीं, डेफिनेशन। टॉर्क का डेफिनेशन बोल। टू कपल ऑफ फोर्सेस मतलब चार। टॉर्क में भी डिफाइंड एज द, देखो टॉर्क में भी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, may be defined as the product of force and
perpendicular distance between क्या लिखूंगा, between line of between line of action of force and between line of action of force from the axis. fixed axis of, देखो ये है ना, टॉर्क में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट। अच्छा ये मैंने क्या लिखा है, मे बी, टॉर्क को किसी भी तरह से डिफाइन किया जा सकता है, ये भी एक तरीका है। टॉर्क में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन इधर, मैं अभी सिर्फ फोर्स बोल रहा हूँ, जबकि मुझे क्या लिखना चाहिए था, आइदर फोर्सेस। हम आइदर फोर्स कब लिखेंगे, जब पाइवोटेड नहीं होगा। जब पाइवोटेड नहीं है तो यू रिक्वायर टू फोर्स, और जब बॉडी पाइवोटेड है तो एक फोर्स तुम लगाओगे, वुड टेक केयर ऑफ द अदर फोर्स, रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स पाइवोटेड, हाँ वही चीज, तो आप एक ही फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा तो हम क्या बोल रहे हैं, टॉर्क में भी डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ force and perpendicular distance between the line of action of force, between the line of action of force and fixed axis of rotation, and fixed axis of rotation। टॉर्क स्केलर है, चुप हो गए, टॉर्क स्केलर है कि वेक्टर है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा यूनिट, चुपिए ना यार, फोर्स मीटर, ये न्यूटन मीटर। अच्छा साइन कन्वेंशन, ए साइन कन्वेंशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो, हाँ अब सुनो अंशु, टाउ वन आया प्लस, टाउ वन आया -12 न्यूटन मीटर, और टाउ टू आया -24 न्यूटन मीटर। बोल कौन सा टॉर्क ज्यादा है, -12 न्यूटन मीटर, 24। हाँ स्टॉप। अच्छा ये माइनस सिर्फ क्या बता रहा है, डायरेक्शन, कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, ज्यादा तो यही है। एक छोटा सा क्वेश्चन, एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखो, अ नट इज टू बी ओपनड, अ नट इज टू बी ओपनड, किसी नट को अगर मुझे खोलना है तो उसमें लीनियर मोशन होगा कि रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन करने के लिए आपको कितने फोर्स चाहिए, दो फोर्स, लेकिन आप हैंडल में फोर्स कितने लगाते हैं, एक। एक फोर्स से वो कैसे खुल जाता है, क्योंकि दूसरा वो फोर्स, वो जो नट है वो पाइवोटेड है ना, तो वहां एक रिएक्शन फोर्स लगता है। अब क्वेश्चन लिखिए, अ नट इज टू बी ओपनड बाय स्पैनर, a nut is to be opened by a spanner of hand, spanner having size 1 मीटर। हाँ हाँ, वो ये नहीं हुआ था, नहीं हुआ था लिखना, लिख लो, जिससे लिखा था उससे लिख लो। A nut is to be opened by a spanner of size 1 मीटर। स्पैनर का साइज, ठीक। अच्छा अब लिखो,
a force of लिखो लिखो, ए लिख, a force of 10 Newton is applied. A force of 10 Newton is applied at a distance of 40 centimeter. A force of 10 Newton is applied at a distance of 40 centimeter to open the nut. At a distance of 40 centimeter to open the nut. Full stop या comma दे दो, comma. Then calculate what would be the minimum force. Then calculate what would be the minimum force that is required to open the same nut. अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ वर्ड्स होंगे. जब आपको मिनिमम कुछ दिया जाएगा तो देयर इज, जब फोर्स को मिनिमम करना है तो देयर इज समथिंग व्हिच हैज टू बी मैक्सिमम. अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं. ये नट है और ये वो स्पैनर है. ये 1 मीटर, ये 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर. पता नहीं. अच्छा, इस नट को खोलने के लिए आपको क्या देना होगा? फालतू की फालतू की बात करा लो बस. ठीक है. चलिए सुनिए क्या कह रहा था. इस नट को खोलने के लिए आपको क्या देना होगा? फोर्स नहीं, इसमें आपको रोटेशनल मोशन कराना है. रोटेशन कपल ऑफ फोर्स, दो फोर्स लगाने होंगे. अच्छा, मैंने ऐसे फोर्स लगाने की चेष्टा करी, ऐसे ऐसे खोलने की चेष्टा करी, मुझे याद आ गई मेरी नानी. तो मैं इस पे ये हिंदी में कहावत है, जो को समझ मूड मत खराब. अब अच्छा, इसमें क्या चाहिए मुझे? मोमेंट ऑफ फोर्स, जो कि मैं नहीं दे पाया. तो मैंने एक फोर्स लगाया और वो फोर्स कितना था? फोर्स कितना था? 10 न्यूटन. और वो कितने डिस्टेंस में था? 40 सेंटीमीटर. अच्छा, ये फोर्स है. ये क्या है? फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये फोर्स और यहाँ क्या लग रहा है? रिएक्शन. और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच में डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर. तो बताइए इसको खोलने में कितना टॉर्क लगा है? टॉर्क रिक्वायर्ड, टॉर्क रिक्वायर्ड कितना होगा? फोर्स कितना लग रहा है? कैसा आदमी है यार ये. फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स का वैल्यू 10 न्यूटन और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप मीटर में लिखेंगे ना, तो ये 40/100, ये आ गया 4 न्यूटन मीटर. मतलब इस नट को खोलने के लिए 4 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए. ये ऑप्शन आपको मिल गया. ये बात समझी? ईमानदारी से बोलो. अच्छा, अगर इतना टॉर्क मिल गया तो ये खुल जाएगा. अगर इतना टॉर्क मिल गया तो ये खुल जाएगा. अच्छा, दिस इज द टॉर्क रिक्वायर्ड. सेकंड केस, टॉर्क रिक्वायर्ड. अच्छा, आप फोर्स क्या बोला है? मिनिमम. तो अगर मैं मिनिमम फोर्स निकालता हूं तो डिस्टेंस क्या लेना होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होगा मुझे मैक्सिमम. निशु, लक्ष्मी,
समझ आया? अच्छा बताइए, टॉर्क कितना है? इस नट को खोलने के लिए कितना टॉर्क रिक्वायर्ड है? 4। यहाँ आप कितना लिखेंगे? 4 न्यूटन मीटर। आपको निकालना क्या है? क्वेश्चन पढ़िए, आपको क्या निकालना है? कौन सा मिनिमम? आपको ये निकालना है। तो आपको डिस्टेंस क्या लेना होगा? लक्ष्मी 10 तेरे पास फिक्स्ड है। तू देखना इधर, ये 10 वैल्यू फिक्स्ड है। तुमने एक बार किया 1 × 10, और एक बार तुम ऐसे भी कर सकते हो ना, 10 × 1। अच्छा, इसको तुम मान लो फोर्स, और इसको तुम मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तुमने फोर्स दिया है 10 न्यूटन, तो डिस्टेंस कितना लगेगा? 1 मीटर। तुमने फोर्स दिया है 10 न्यूटन, तो डिस्टेंस कितना लग रहा है? 1 मीटर। अच्छा, और यहाँ तुमने फोर्स कितना दिया है? 1 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। अच्छा, जब मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो फोर्स कम हो गया ना? कौन सा काम करना हमारे लिए सुविधा होता है? कम फोर्स लगाना। और अगर कम से कम फोर्स लगाना चाहते हैं तो डिस्टेंस को बढ़ा लेते हैं। तुमने देखा होगा, जब हम ट्रक को, किसी ब्रोकन ट्रक को ऊपर उठाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक ऐसा सिस्टम रखते हैं, एक लोहा होता है, और दूर से उसको घुमाते हैं ना, तो वो रेज हो जाता है, ट्रक ऊपर उठ जाती है। कभी नोटिस किया होगा ये बात को? देखिए, ये नहीं। अच्छा, जब ट्रक का टायर खराब हो जाता है, टायर बनाते हैं, अच्छा, ट्रक, किसी बड़े ट्रक का टायर खराब, ट्रक का टायर खराब हो जाता है, तो उसके नट बोल्ट खोलने होते हैं। अच्छा, ये वाला सीन हमने काफी बार देखा होगा। तो एक आदमी एक लोहे की पाइप लगाता है, लंबी पाइप होती है, और फिर उस पाइप के ऊपर खड़ा होकर उसको खोल रहा होता है। अच्छा, इस नट को खोलने के लिए ऐसा रेंज स्पैनर यूज करते हैं, ये तुमने देखा होगा? कभी ये नोटिस किया है? ये नोटिस किया है? अच्छा, इस नट को तो मैं ऐसे भी खोल सकता था, ऐसे खोलने में बहुत ताकत लग रही थी, मैंने डिस्टेंस को बढ़ा दिया। जैसे डिस्टेंस बढ़ा दिया मैंने, फोर्स क्या हो गया? कम। ये लोहे का सामान है, खरीद लो। अच्छा, जितना ज्यादा खरीदोगे, अब इसको मैं अगर 20 मीटर, अगर इसको मैं 200 मीटर या 2 मीटर का देता, 200 सेंटीमीटर का, तो मुझे फोर्स और हाफ लगाना पड़ता। डिस्टेंस जितना बढ़ाऊंगा, फोर्स उतना कम लगेगा। इसको इसको खोलने के लिए क्या चाहिए? टॉर्क। एंड वो टॉर्क कितना है? 4 न्यूटन मीटर। और ये 4 न्यूटन मीटर तुम कैसे भी अचीव कर लो, 4 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलेगा, ये खुल जाएगा। तो अगर मुझे फोर्स मिनिमम चाहिए, तो डिस्टेंस क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम। अच्छा, ये हैंडल कितना है? 1 मीटर। तो मैक्सिमम डिस्टेंस में क्या ले सकता हूँ? 1 मीटर। इससे बाहर थोड़ी जा सकता हूँ। तो अब मुझे फोर्स मिनिमम निकालना है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम कितना होगा? 1 मीटर। तो मिनिमम फोर्स कितना होगा? ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया, फोर्स मिनिमम आ गया 4 न्यूटन। अच्छा देखो, अगर तुम यहाँ फोर्स लगा रही हो, तो फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। लेकिन अगर तुम यहाँ फोर्स लगा रही हो, तो वो सिर्फ कितना है? 4 न्यूटन। अब जिसके पास बुद्धि होगी, वो इस नट को खोलेगा इस पैनल से, तो फोर्स कहाँ लगाएगा? एंड पर। एंड पे फोर्स को कम लगाना पड़ेगा, नट खुल जाएगा। एक क्वेश्चन था उसके ऊपर। सेकंड क्वेश्चन लिखो। A uniform meter rod is balanced. A uniform meter rod is balanced at 60 centimeter mark. 60 centimeter mark. 60 centimeter mark. 60 सेंटीमीटर लिखियो, उसको काट दो। यूनिफॉर्म मीटर रॉड इज बैलेंस एट मिड पॉइंट। पहले इजी क्वेश्चन करो। A uniform meter rod is balanced at midpoint. A boy of a boy of 60 kg sits at a distance of
40 सेंटीमीटर नहीं, यूनिफॉर्म मीटर. A boy of 60 kg sits at a distance of 40 centimeter from the fixed point. 40 centimeter from the fixed point. Where must a girl of 60 kg? Where must a girl of 60 kg must sit? Where must a girl of 60 kg must sit to balance the rod? ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. सुनिए, ये क्या बात हुई? हाँ, 60 सेंटीमीटर पे. देखो, हाँ, टॉर्क के नीचे क्या है बेटा? रिक्वायर्ड है, टॉर्क रिक्वायर्ड. इस क्वेश्चन को देखो. अच्छा, इसमें 3 वर्ड है. एक है यूनिफॉर्म मीटर रॉड. एक रॉड है जिसका लेंथ है 0 से 100 सेंटीमीटर. सुनना नहीं, यूनिफॉर्म मतलब कुछ और है. मीटर रॉड मतलब लेंथ है 100 सेंटीमीटर. मीटर रॉड, मीटर रॉड, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर. अच्छा, यूनिफॉर्म मतलब इसका एक सेंटर ऑफ मास है, और वो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? मिडिल में. और मैंने इसका फिक्स पॉइंट भी क्या बनाया? इस फिक्स्ड है मिड पॉइंट. अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला है? अ बॉय, हाँ, अ बॉय ऑफ 60 केजी sits at a distance of 40 सेंटीमीटर. तो ये डिस्टेंस कितना है? पूरा 50. ये पूरा 50 है, तो ये 40 सेंटीमीटर. जैसे ही यहाँ बैठेगा, इस पे टॉर्क लगेगी. ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. और ये क्या है? पाइवोटेड पॉइंट. यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ रिएक्शन लग रहा है, तो ये घूम जाएगा ना. अच्छा, ये क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज. ये एंटी क्लॉकवाइज. और आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? द रॉड इज बैलेंस्ड. ये तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है. अब इसको अगर बैलेंस करना है, तो तुम्हें एक और टॉर्क लगाना होगा. वो टॉर्क क्या होना पड़ेगा? क्लॉकवाइज. ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है. इससे रोटेशन क्या होगा? नीचे की तरफ. और तुम्हें बोल दिया कि ये बैलेंस्ड है, तो तुम्हें एक और टॉर्क लगाना होगा. वो टॉर्क क्या होना पड़ेगा? क्लॉकवाइज. बाबू, ये एंटी क्लॉकवाइज है. वही तो सवाल है. अब तू अगर तू ये बात बोल पहले, ये एंटी क्लॉकवाइज. अगर एक और एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो वो ऐड हो जाएगा. तुम्हें क्वेश्चन ने बोल दिया कि इसको बैलेंस करना है, तो एक एंटी क्लॉकवाइज को कैंसिल करने के लिए तुम्हें क्या लगाना होगा? क्लॉकवाइज. और क्लॉकवाइज टॉर्क कब लगेगा? जब यहाँ एक जब यहाँ मैंने एक लड़की को बैठा दिया. अच्छा, इसका मास, बॉय का मास कितना था? 60 केजी. और ये गर्ल का मास कितना दिया है? अच्छा, गर्ल का भी 60 दिया है. गर्ल को 50 कर दो. गर्ल को 50 कर दो. उसमें क्या, तुम्हें क्या तकलीफ? ये हो गया 50 केजी. अच्छा, इसको कहाँ बैठाऊंगा मैं? वो डिस्टेंस मान लेता हूं मैं एक्स. और ये चीज बैलेंस कब होगी? जब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होगा. अच्छा, अब ये फोर्स यहाँ लग रहा है, ये फोर्स यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ क्या लग रहा है? रिएक्शन. ये एक टॉर्क हो गया और ये एक टॉर्क हो गया. अच्छा, वही जो भी है. देखो. अच्छा, इफ यूनिफॉर्म इफ यूनिफॉर्म मीटर रॉड इफ यूनिफॉर्म मीटर रॉड इज बैलेंस्ड, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होगा. अच्छा, बाकी आपको पता है. ये बताइए, फोर्स, ओ हीरो, फोर्स और फिक्स्ड एक्सिस में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना. जो सबसे बड़ी गलती आप करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अब मैं वो बताता हूँ. अच्छा, लड़के और लड़की का आपको क्या दिया? मास. और आपको क्या चाहिए? फोर्स. तो आप क्वेश्चन में जब लिखेंगे, तो इसको 60 केजी नहीं, इसको 50 केजी. द मोस्ट कॉमन मिस्टेक. आप मास से नहीं, फोर्स से डील कर रहे हैं.
तो आप इसको केजी लिखेंगे तो ये मास है, और केजीएफ लिखेंगे तो ये क्या होगा, फोर्स, और इसको भी आप क्या लिखेंगे, 50 केजीएफ। अच्छा, ये किधर की तरफ एक्ट कर रहा है, वेट हमेशा नीचे की तरफ आता है, और ये भी क्या रहेगा, नीचे की तरफ, वेट हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करेगा। कोई प्लग बंद है क्या अंशु, कोई स्विच बंद है, ऑन कर, ऑन कर। हाँ, अच्छा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब एक बात सुन, जब मैंने यहाँ लिख दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं प्लस और माइनस लिखूंगा क्या, मैं प्लस और माइनस कब लिखता हूँ, जब मैं सिर्फ टॉक लिख रहा हूँ, और मुझे बताना है कि वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं साइन यूज करता हूँ। और जब मैंने लिख ही दिया ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ प्लस, और जब मैंने लिख दिया ये क्लॉकवाइज है, या माइनस देने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, ये वैल्यू कितना है, 60 केजीएफ इंटू 40 सेंटीमीटर, 60 केजीएफ इंटू 40 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा, 50 केजीएफ इंटू एक्स, ये दोनों इक्वल है। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, जरूरत नहीं है, यहाँ भी सेंटीमीटर लिख रहे हैं आप, यहाँ भी सेंटीमीटर लिख रहे हैं। अब ये निकाल के आप कर दीजिए 0.48 मीटर फ्रॉम फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द ऑन द, जिस तरफ लड़का बैठा है उस तरफ नहीं, ऑन द अदर साइड, अरे गर्ल साइड नहीं, ऑन द अदर साइड। आपको यही पूछा ना, वेयर मस्ट द गर्ल सिट, ये बोला ना क्वेश्चन में, तो क्या लिखेंगे आप, 0.48 मीटर फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ऑन द अदर साइड। कोई डाउट है इसमें, एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।